क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक क्या दिया है, वेव इक्वेशन दिया है, 3D वेव इक्वेशन दिया है, और वो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। श्रोडिंगर का तरंग समीकरण के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो आपको हम डिस्कस करेंगे, जो कल अभी आपको बताया गया था कि भाई हमारे सबके पास एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने क्या ऑब्जर्व करा, इस चीज को बताऊंगा। और फिर उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया जिसे एटॉमिक मॉडल नाम दिया गया, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, एटॉमिक मॉडल कुछ और चीज नहीं होती। एटॉमिक मॉडल मतलब ये होता है कि एटम के बारे में अगर कोई साइंटिस्ट कुछ बता रहा है तो उनके हर पॉइंट्स को हम सभी लोग मॉडल में लेते हैं, वो आपका एटॉमिक मॉडल होता है। फिर समय थोड़ा सा बचा रहेगा तो हम सभी लोग बोर्स मॉडल के बारे में भी जानेंगे। कुल मिला के आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, हो सकता है वो सारी बातें यहाँ पे ना लिख पाऊँ, लेकिन आप अपनी कॉपी में बड़े आराम से मेरी आवाज़ को आप लिखते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और थोड़ा आप समझिए, अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें तो आपके यहाँ इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात होती है, हमारे सबके पास एक वेव इक्वेशन होना चाहिए, एक वेव इक्वेशन होना चाहिए, एक तरंग समीकरण होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक तरंग समीकरण बहुत ज्यादा फेमस है। y इज इक्वल होता है ए साइन 2 पाई एक्स वाई क्या होता है, लैम्डा होता है। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। y इज इक्वल होता है ए साइन 2 पाई एक्स वाई क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा आपका क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा हमारे सबके पास है वेव लेंथ है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेव लेंथ, और हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्ध्य कहते हैं। y क्या होता है, विस्थापन होता है तरंग की, जिसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, जिसे आयाम कहा जाता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे सब चीज लिख देता हूं। y आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, विस्थापन, आप इसे हिंदी में बोलेंगे। और उसी जगह पे ये आपके पास ए जो है, ये तो रियल में इसका तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जिसे हम हिंदी में आयाम बोलते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, और लैम्डा की जहां तक बात है तो लैम्डा आपके पास क्या होता है, वेव लेंथ होता है, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य बोला जाता है, जिसे हम वेव लेंथ कहते हैं। क्या नाम देते हैं, वेव लेंथ, राइट। तो कोई बात नहीं है, आप इनको जानते रहिएगा। बस अगर हमको ये इक्वेशन याद रहेगा ना तो हम सारी चीजें कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन याद है हम सारी चीजें कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और भी मैं जानकारी आपको दे दूं। हमारी सबके पास जो पुरानी जानकारी है, जो पहले से जानकारी है, वो क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमने लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी पढ़ाया था, जो डी ब्रॉगली का समीकरण है। किसका है, डी ब्रॉगली का तरंग वाला समीकरण। डी ब्रॉगली का क्या है बताइए, समीकरण है, ठीक है। अब ये लैम्डा बराबर एच बाई पी होता है। और क्या जानकारी हो भाई, लैम्डा बराबर एच बाई हम एम वी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है पी इज इक्वल क्या होता है, मास और क्या होता है, वेलोसिटी, द्रव्यमान और क्या होता है, वेग। अच्छा, एक जानकारी ये है, और भी एक जानकारी अगर हो तो हम सभी लोग एक बात और कहते हैं, जो कुल एनर्जी होती है, जिसे हम टोटल एनर्जी कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ये दुनिया में हर जगह फेमस है कि इस दुनिया में कोई भी अगर कुल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। हम सभी लोग टोटल एनर्जी को ई से दिखाएंगे। काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ क्या होता है, एम वी स्क्वायर होता है। बात दूर तक समझिएगा। और प्लस पोटेंशियल जो एनर्जी होता है यू से दिखाया जाता है। अगर हम सभी लोग थोड़ा सा इस u को इधर लेके आए तो e माइनस यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज बताइए,
हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट में ई माइनस क्या लिखा जा सकता है, यू लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं इस साइड, अब यहां का प्रोसेस समझना, अगर मैं इस साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पर भी m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 2m e माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, e माइनस क्या हो जाएगा, u। अच्छा, इस mb को हम क्या नाम दे सकते हैं बताइए, p कह सकते हैं। क्या नाम दिया जा सकता है, p। तो अगर आप सभी लोग थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे, यहाँ पे समझेंगे, तो आप सभी लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हम एक इसके बारे में देखेंगे और एक इसके बारे में देखेंगे। ये हमारे सबके पास है ओल्ड जानकारी, पुरानी जो जानकारी है ये हमारे सबके पास है। आपको नई जो जानकारी लेना है वो क्या करना है, आप उसको देखिएगा, उसको थोड़ा क्लियर करिएगा। श्रोडिंगर ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को y से नहीं दिखाया, उन्होंने एक वेव फंक्शन बोला, एक क्या बोला, वेव फंक्शन बोला, उसे साइन से दिखाया गया, ये इस तरह से बराबर। इन्होंने फॉर्मूले को चेंज करा, a साइन 2 पाई x बाई क्या हो गया, लैम्डा हो गया। यहां x के टर्म में है, हम अगर y के टर्म में बताएं, जैसे ये आपका जब 2 पाई x बाई लैम्डा है तो समझ लो अकॉर्डिंग टू हम किसकी बात कर रहे हैं, x एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज कर दूं और साई बराबर लिख दूं a साइन 2 पाई y बाई लैम्डा, तो आप कहेंगे ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, y एक्सिस के लिए हो जाएगा। अब आप ऐसे z एक्सिस के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी में बनाना चाहें तो आप z एक्सिस के लिए भी बना सकते हैं। क्या, a साइन 2 पाई जेड बाई क्या हो सकता है, लैम्डा हो सकता है। नो डाउट आप सब कर सकते हैं। हमको क्या करना है, एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में सारी चीजें करनी है, जैसा इनके साथ होगा वैसा इन सभी के साथ में हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए, आप एक एक्सिस को ले लीजिए, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सॉल्व करिए। जैसे ये वाला इक्वेशन है, अगर आपसे कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछे तो आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। कैसा इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आपने समाकलन अवकलन सुना होगा, ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो भी डबल डिफरेंशियल, मतलब हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार अवकलित करना पड़ेगा, समझ पाए। तो वो चीज क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। पहले एक समीकरण के हिसाब से देखिए, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ये समीकरण है, अगर हम इस साई को जो है x के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलेगा जरा बताइए, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएट करिएगा तो ये डेल्टा से नहीं डेल से दिखाया जाएगा। ये बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर आपका हो जाएगा डेल्टा, आप थोड़ा बात दूर तक समझिएगा। साई के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, a साइन 2 पाई x बाई क्या लैम्डा। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ए एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा साइन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट आप किसका करोगे, साइन का, और जब आप साइन का करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस में, किस में हो जाएगा, कॉस में। तो 2 पाई एक्स बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। जब इतना कर लेंगे तो हमारे सबके पास 2 पाई एक्स बाई लैम्डा का करना पड़ेगा, और जब 2 पाई एक्स बाई लैम्डा का करोगे तो x में ही परिवर्तन आएगा, x की पावर क्या है, 1 है, और x का अगर डिफरेंशिएट dx के रेस्पेक्ट में करते हो तो 1 आता है। तो फाइनली आपका जो बचेगा वो 2 पाई क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। ये आपका इस तरह से मिल जाएगा जब आप पहली बार इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम अगेन क्या करते हैं, दोबारा क्या करेंगे, इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब फिर से करेंगे तो इस बार डबल डिफरेंशिएशन आएगा। ये आपका कुल मिला के ऐसे दिखाया जाएगा, डेल स्क्वायर साई इज डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो आप देखो a अपनी जगह है, रहने दो, ये 2 पाई लैम्डा भी कांस्टेंट है, आप इसको साथ में ले लो, नहीं पसंद आ रहा है उतनी दूर तो साथ में ले लो। बचा क्या है, cos 2 पाई एक्स वाई लैम्डा। पहले cos का डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा,
और फिर से क्या करना पड़ेगा, इस पूरे हिस्से का करोगे तो फिर से आ जाएगा 2 पाई बाई क्या हो जाएगा लैम्डा। समझ पाए? अब आपको कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। माइनस साइन आया है या 2 पाई बाई लैम्डा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर माइनस साइन में, और ए को इधर कर दो तो ये ए साइन हो जाएगा 2 पाई एक्स बाई क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा इसके इस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? अच्छा एक बात आप बताइए, इस वाली वैल्यू को हम सभी लोग क्या नाम दिए थे? देख लो, ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा को क्या नाम दिए थे? साइन। तो मतलब इस इक्वेशन को अगर बदलना चाहो तो ऐसा कह सकते हो भाई साहब, ये आपका बराबर होगा माइनस में 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा का स्क्वायर, और क्या बराबर हो सकता है साइन। आपको यहां तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने एक्सिस के लिए किया है वैसे आप किसके लिए करेंगे, वाई एक्सिस के लिए, और वैसे आप किसके लिए करेंगे, जेड एक्सिस के लिए। और जब वाई और जेड के लिए करेंगे तो आप क्या क्या चीजें पाएंगे, हम एक बार उनके बारे में फिर से लिख देते हैं, और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब आप वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो क्या चीज मिलेगा, क्या थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। मैं इस ऊपर की चीजों को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, आप इससे नोट कर चुके होंगे। तो आप सभी लोगों को समझ में आया कि हम पहली बार डिफरेंशिएट के दूसरी बार भी करना है, और दूसरी बार जो मिले उसे लिख लेना है। जैसे यहाँ इतना पाए, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में बात करते तो ये आपको ऐसा मिलता, बाई डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल माइनस में 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन। ये यहां पर भी मिलता आपको। जेड एक्सिस की बात करते तो आपको जेड एक्सिस में भी क्या मिलता, इसी तरह से आपको मिलता जेड स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और क्या मिलता साइन मिलता। बात समझ पाए? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसी तरह की सारी चीजें आपको क्या होगी, मिलेगी। ठीक, जब भी ऐसा मिलेगा तो हमने आपसे कहा कि भाई साहब ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर का, जो वेव इक्वेशन है 3D इक्वेशन है, मतलब तीनों एक्सिस से मिले हुए इक्वेशन का मिला हुआ रूप है। आप ये जो पाए हैं, ये सब पाए हैं, सबको मिला दीजिए, मिलाने का मतलब जोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूं भाई साहब, अगर इस माइनस वाले को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो यहां पर एक काम करते, बराबर हटा देते हैं, इधर लाते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, बराबर करके 0। आप समझ रहे हो, डायरेक्ट किया हो, या फिर समझो इस वाले को इधर लेके आओगे प्लस होगा, तो यहां पर हम एक काम करते, बराबर हटा दिए, इधर लाए प्लस हुआ तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां फिर एक बार समझ लो, अगर दिक्कत हो रही है, ऐसा ही मिलता था, इसको इधर लाओगे तो प्लस में आएगा और बराबर करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। हम ला दिए इधर और प्लस में आ गया और बराबर करके क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों एक्सिस का जो भी फॉर्मूला आया है सबको मिला दीजिए। जब आप मिला देंगे तो मिलाने का मतलब आप इस तरह से मिलाइए, देखेंगे वहां पे ये हिस्सा सब में है, ये वाला हिस्सा सब में है, वो तो बाहर जैसा निकल जाएगा, सब में है, सब में कॉमन है, तो उसे एक बार लिखो। तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो लिखने का ये स्टेप अपनाया जाता है, क्या हम ऐसे लिखेंगे, साइन इज डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, कंबाइन कर रहे हैं, साइन इज डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर साइन इज डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, क्या कंबाइन करके लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर, ये सब में था, बाई लैम्डा स्क्वायर, और साइन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। मैं आपको बता दूं, आगे चल के जब आप और भी लेवल पे पढ़ेंगे, इसे हैमिल्टन बोला जाता है। ये पूरा का पूरा जो चीज आ रहा है ना, इसे एच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एच, हैमिल्टन बोला जाता है। प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई क्या, लैम्डा स्क्वायर, साइन इज इक्वल क्या, 0। अब मैं अगर आपसे थोड़ा सा जानकारी लूं तो लैम्डा बराबर एच बाई क्या है, एम बी है। लैम्डा बराबर क्या है, एच बाई एम बी है। एम बी बराबर क्या है, देख लो, एम बी का स्क्वायर। जैसे अगर मैं इसी इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूं
तो लैम्डा स्क्वायर मिलेगा बराबर एच स्क्वायर mv का होल स्क्वायर, और mv वाला इस पूरी वैल्यू को रख दे तो एच स्क्वायर और 2m e माइनस क्या हो जाएगा e माइनस यू हो जाएगा। तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो, यही वैल्यू केवल यहां रख दो तो क्या हो जाएगा h प्लस 4 स्क्वायर, समझिएगा लैम्डा स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर बाई 2m ई माइनस क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, बात समझे नहीं समझे, और क्या होगा साइन बराबर क्या 0, इधर उसको ऊपर लेके जाओ 2 से 4 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मैं काम करता हूं थोड़ा ऊपर लिखता हूं आपको आसानी से दिखाई दे। देखिए ये सारी चीजें आप लिख चुके होंगे, तो अब आपको क्या करना है, ये जो h है ऐसे रखिए, h प्लस ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर पहले से ही है, और यहां पर 2m e माइनस यू ऊपर आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 2m e माइनस यू ऊपर आया हुआ है, इस डिवाइडेड बाई h का स्क्वायर है, साइन है और बराबर क्या है 0 है। वास्तविकता यही कि यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और सिंप्लीफाई करो तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पाई स्क्वायर e माइनस यू बाई क्या होगा एच स्क्वायर साइन इज इक्वल क्या होगा 0। अब कमाल की बात क्या होती है, देखिए कमाल की बात ये होती है कि अगर आप सभी लोगों को लगता है कि हम यहाँ h के जगह ये सर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेज जाएगा, आपके बुकों में ऐसा श्रोडिंगर इक्वेशन दिया गया होगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन इज डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर ई माइनस यू बाई एच स्क्वायर साइन इज डिवाइडेड बाई क्या इज इक्वल 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला हुआ है, इसी इक्वेशन को हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपके यहाँ इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, बड़ा आसान इक्वेशन है, बस आपको पता होनी चाहिए कुछ पुरानी जानकारी और कुछ नई जानकारी, ठीक है। तो अब मैं आगे टॉपिक पे चलता हूँ। मेरा जो टॉपिक था अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था। मैंने इस चीज को समझाया भी था पिछली क्लास में। जो लोग नए आए हैं मैं उनसे बस यही कहूंगा पिछली क्लास को जाके अच्छे से देखें, समझे। मैंने वहां पे कहा था कि रदरफोर्ड किस तरह से जो है प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता इस प्रैक्टिकल में हुई, इस पे तो कर ही नहीं रहे थे और इन पर ये सक्सेस बड़े आसानी से होगा। ये रियलिटी है, तो प्रैक्टिकल कहीं और कर रहे थे कोई चीज, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसमें हो क्या रहा है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि भाई जैसे ये हमारे पास मान लीजिएगा कांच में बंद किया हुआ कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल खासकर ऐसा मटेरियल है जो अल्फा पार्टिकल निकालेगा। जो कैसा निकालेगा, अल्फा पार्टिकल निकालेगा, समझिएगा। यहां पे एक छोटा सा होल है, छोटा सा होल है, और ये आपके पास स्क्रीन है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, स्क्रीन है। ये आपके पास मान लीजिएगा कुल मिला के ऐसे ही कुछ स्क्रीन है, ठीक है। अब क्या किया है उसने, जैसे इस होल से देखा तो अल्फा पार्टिकल जाता है इस स्क्रीन के एक बिंदु पर चमक बनाता है, एक पॉइंट पे। लेकिन जैसे ही इसके इनके और इनके रास्ते में रेडियो एक्टिव मटेरियल और स्क्रीन पर्दे के रास्ते में, प्रतिदीप्तशील पर्दा है, इसके रास्ते में जैसे वो सोने की पन्नी लेके जाते हैं, क्या जाते हैं, सोने की पन्नी, जिसे हम कहते हैं गोल्ड फॉइल कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये चमक जो होती है ना वो एक जगह पे नहीं बनती है, यहां भी बनती है, यहां भी बनती है। अब अगर हम कह रहे सभी जगह बन रहे, अलग अलग बन रहे, तो इसका मतलब कुछ यहां भी आके टकरा रही हैं, कुछ यहां भी टकरा रही हैं, कुछ यहां टकरा रही हैं, कुछ यहां टकरा रही है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल अब फैल जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। डर तो ये लग रहा था कहीं अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल तो नहीं दे रहा है, तो इसको भी क्या कैसे समझाया गया, इसे ही हटा दिया गया। जब इसको हटा दिया गया, सामने गोल्ड फॉइल ही रख दिया गया, कहीं पर कोई चमक नहीं है।
मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां पर जो है गोल्ड फॉइल कभी अल्फा पार्टिकल नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो चमक है वो गोल्ड फॉइल के अल्फा पार्टिकल देने से नहीं हो रहा है, ये दे ही नहीं पाएगा। बात समझ पाए? कहे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, सोने की पन्नी केवल उसको फैला रहा है, इसीलिए इसे गोल्ड फॉइल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, गोल्ड फॉइल। अब मन में आ रहा होगा सोना ही क्यों जरूरी था? भाई सोना जो होता है ना, इसको बहुत हद से ज्यादा पतला कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो आघात वर्धनीयता होती है, ध्यान दीजिएगा, मैलिएबल कैरेक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बहुत ज्यादा होती है। आप पीटोगे बहुत पतला होता चला जाएगा, हद से ज्यादा पतला हो सकता है। बात समझे? तो ये पतली सी वैसे भी देख लो सोना बहुत महंग है, अब महंग है तो बहुत मोटी पन्नी थोड़ी ले जाएंगे, बहुत सस्ता भी नहीं है कि आप मोटी ले लो, नहीं, महंगाई ज्यादा थी इसीलिए बहुत ज्यादा पतला कर दिए। ठीक है, और कोई चीज पतला करोगे तो टूट जाता है, बट सोने का ऐसा नहीं है। सोना आप बहुत पतला इसका पन्नी बना सकते हैं, वेरी थिन फॉइल आप बना सकते हैं, इसीलिए गोल्ड फॉइल को यूज किया गया था। अच्छा, इस कहानी से क्या सीख मिलती है उस बात को समझिएगा। इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करा, मैं उस बात को बता रहा हूं कि आखिरकार रदरफोर्ड ने क्या चीज ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व ये करा कि मान लो ये आपके पास गोल्ड की फाइल है, मान लो ऐसा, ठीक है, और इन्होंने ऑब्जर्व ये करा हुआ है, थोड़ा दूर तक समझिएगा, और जो स्क्रीन वगैरह है आप मान के चलिएगा ये आपके पास स्क्रीन है, आप ऐसा मान के चलिए ये क्या है, स्क्रीन है, और ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, जीएफ है, क्या है, जीएफ है। अब ये अलग मैटर वाला जीएफ नहीं है, ये गोल्ड फॉइल है। अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है, अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा है। अब यहां पर हम कुछ अल्फा पार्टिकल को दिखा रहे हैं, सभी को तो नहीं दिखा सकते, कुछ को दिखा रहे हैं। इन्होंने ये पाया कि मैक्स, देखिए लगभग यही सामने ही ज्यादा से ज्यादा चमक मिल रही थी, तो इनका मानना यह है कि मैक्सिमम, सबसे पहली चीज इन्होंने ऑब्जर्व जो करा वो ये करा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है इस गोल्ड फॉइल को पार कर जा रही है। क्या कर जा रही है? पार कर जा रही है। तो अगर हम पहला ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे कि भाई साहब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है सोने की पन्नी को पार कर जा रही है। पार करने का मतलब क्या निकलता है कि इसी बात को उन्होंने एटम से जोड़ दिया कि भाई जैसे आपके पास घर में बैठे हो, रूम में बैठे हो, अब पूरा दरवाजा, कमरा, सब खिड़की वगैरह बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर एक जगह कोई खाली जगह छूटी रहे तो आप उस जगह से जा सकते हैं। तो इन्होंने तुरंत ये कहा कि भाई यहां पे गोल्ड फॉइल में क्या हो रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पार कर जा रहा है। इससे उन्होंने लिंक करा एटम से कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है। मैक्सिमम पार्ट क्या है? खाली है। ये पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व करा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्रॉस्ड, पास्ड टू द गोल्ड फॉइल। बात समझ पाए? अब मैक्सिमम मैं बताऊं, जैसे 20,000 आप लिए हो ना, 19,000 कुछ तो सीधे पार कर ही जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, लगभग 90 या 95% तो पार ही कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे पता है कि एटम का अधिकतर भाग जो होगा ना वो खाली रहता है। आप पार तभी कर पाओगे जब जगह खाली रहेगी, नहीं तो कभी नहीं पार कर पाओगे। ट्रैफिक में फंसे हो आप, ट्रैफिक तभी पार कर पाओगे जब जगह खाली मिलेगी। अगर खाली जगह नहीं मिलेगी तो कतई नहीं पार कर सकते हो, ये बात नोट करिए। दूसरी बात इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो कुछ एंगल पे मुड़ जाते हैं। कुछ एंगल पे क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। अब कुछ एंगल पे मुड़ने वाली कहानी भी समझ लीजिए। वो एंगल जो था कभी 90 से कम था, कभी 90 से ज्यादा था, और कभी 90 था। बात समझिएगा, मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो 90 से कम कोण पे मुड़ते हैं, और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो सीधे 90 पे ही मुड़ जाते हैं। सीधे क्या होते हैं? 90 पर। अच्छा, ये बात कैसे पता चली होगी 90 पे ही मुड़ा? मैं आपको बताऊं, यहां चमक मिला, यहां चमक मिला, यहां चमक मिला, यहां मिला, फेंक रहा हूं इधर से, मिल चमक यहां रहा है,
अब गोल्ड की फॉइल तो निकाल नहीं रही है कुछ, इसका मतलब जाई तो सही लेकिन जा नहीं पाई सीधा, उसको कोई रोक दिया और घुमा दिया कि आप यहां से मत जाइएगा, आप उस टर्न करा दिया, नया रास्ता दिखा दिया, अपने रास्ते से डाइवर्ट करा दिया। यहां इस अल्फा पार्टिकल की मर्जी नहीं चली। अब आपकी मर्जी कब नहीं चलेगी? जब आपके सामने कोई ताकतवर रहेगा। अब उसके बारे में लोगों को सेंस होने लगा कि यहां पे कोई ना कोई चीज तो हो रही है। और कमाल की बात यह थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए और वापस लौट आए, इनकी तो और दाल नहीं गली। अब इन सारी चीजों के बारे में जब जानने लगे लोग, तो इन्होंने कहा कि यार थोड़ा अल्फा पार्टिकल पे निगाह दौड़ाओ। तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है ऐसा पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैक्सिमम पार हो गया, ठीक है, कुछ रास्ते से विचलित हो जा रहे हैं, वो जैसे जा रहा है रास्ते से हटा दे रहा है। इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पार्ट होता है और वो पॉजिटिव पार्ट इतना ताकतवर होता है, इतना मजबूत होता है कि इस पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को आने नहीं देता है, रास्तों से डाइवर्ट कर दे रहा है। जो रास्ते पे चल रहे थे अपने मौज मस्ती मर्जी से, उस रास्ते से क्या कर दे रहा, हटा दे रहा है। कौन सा? ये पॉजिटिव पार्ट। तब उस साइंटिस्ट ने बोला कि भाई एटम में एक भाग तो पॉजिटिव है, अब वो पॉजिटिव बड़ा ताकतवर है, बहुत मजबूत है, ठीक है। आगे चल के इस पॉजिटिव पार्ट को न्यूक्लियस नाम दिया गया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो जिसे हम कहते हैं नाभिक कहते हैं। और आप याद रखेंगे नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने ही किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा। समझ आया? अब इसमें नाभिक के बारे में एक बात और आई कि पहली बात तो ये स्ट्रांग है, दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज है। स्ट्रांग तो बहुत है भाई, हम अपनी इच्छा अनुसार जा रहे हैं, अगर मैं अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा हूं तो उसकी एक ही वजह है, मेरे सामने वाला जो है ना वो बहुत ताकतवर है, हमसे मजबूत है, हमको उसकी बात माननी पड़ेगी। बात समझ? हम मजबूत होते तो उसको मनवा देते, लेकिन यहां उल्टा हो गया, मुझे ही चलो ठीक है रास्ता मैं ही बदल लेता हूं, काहे आपको परेशान करूं। बात समझे? वो कहानी है, यानी नाभिक जो है बड़ा मजबूत था, ठीक है। अच्छा, एक बात ये जब नजर आई भाई एक ही दो अल्फा पार्टिकल थे जो लौट आए, इसका मतलब ये भी है एक दो अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल जाने ही नहीं दिया। मतलब ये जो भी है ये बहुत बड़ा स्थान नहीं लिया हुआ है, ये बहुत ही छोटा स्थान लिया है, स्मॉल स्पेस है। मेरे कहने का मतलब है नाभिक की अगर बात करो तो आप क्या बोलोगे? नाभिक जो होता है एटम का सबसे छोटा भाग होता है। ये छोटा भाग दिखने में रहता है, दिखने में छोटा रहता है लेकिन बड़ा खतरनाक है, बहुत मजबूत होता है, चार्ज प्लस होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो आपसे कभी नाभिक की कोई बात पूछे तो आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस बड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, थोड़ी सी जगह लिए रहता है, हाई डेंस होता है, बहुत टाइट होता है, ठीक है। तो वही बात हुई ना कि अगर छत से कूदे और नीचे एक कांच का टुकड़ा रहे तो पैरों में वो दुख होगा जो आप सह नहीं सकते हैं। है छोटा सा ही लेकिन तकलीफ बड़ा ही देगा। तो आपके लिए समझना वो बहुत मजबूत है, आप उसको हल्के मत लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं छोटी छोटी चीजें तो बिल्कुल हल्के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जब अटैक करती हैं तो बड़ी चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है। तो वही चीज आप याद रखेंगे। तो नाभिक के बारे में तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। क्या मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है बताओ? बाहर निकल जा रहा है। पता चला कि एटम का काफी स्थान खाली है, ठीक। दूसरी, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 से कम, 90 से ज्यादा, 90 पे मुड़ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि एटम में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है जो अल्फा पार्टिकल को जाने नहीं दे रहा है। अगली बात, एक आध दो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गए और लौट आए, जा ही नहीं पाए, समझ पाए? तो इससे क्लियर हुआ कि वो जो भी पॉजिटिव पार्ट है बहुत दूर तक फैला नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा फैला हुआ है, बहुत थोड़ा सी जगह लिया हुआ है, उसी को नाभिक कहते हैं। अब यही बात थी रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अब जब इन्होंने इन सारी चीजों को सीखा, जाना और समझा, तब उन्होंने एटम के बारे में कुछ बात को क्या करा है, बताया हुआ है। और एटम के बारे में जिन जिन बातों को बताया हुआ है आप उनको थोड़ा समझिएगा और अच्छे से सोचिएगा
जिसे हम सभी लोग रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जिसे हम सभी लोग किस नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? अगर आपसे कोई ये पूछे तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब निकलता है कि रदरफोर्ड ने एटम के लिए कुछ बातों को बताया, लेकिन ये बंदा ऐसा है एक्सपेरिमेंट किया तब बात बताया। पहली बात इसने बताया कि जो हमारा एटम होता है, इस एटम के दो हिस्से होते हैं। मैं डायरेक्ट बातों को बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एटम स्मॉल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। मैं इसलिए क्योंकि ये बहुत छोटी बातें हैं। आप जो मेन पॉइंट है वो देखिए, एटम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम नाभिक कहते हैं, और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, नाभिक के बाहर का पार्ट होता है। इनके हिसाब से यह है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इनके हिसाब से यहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये निगेटिव दुनिया है, ये पॉजिटिव दुनिया है, क्योंकि न्यूट्रॉन आपका क्या होता है? जीरो चार्ज वाला, और प्रोटॉन प्लस। प्लस और जीरो को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? प्लस। मतलब नाभिक पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, और बाहर वाले पे क्या होता है? माइनस। और कमाल की बात यह है कि एटम आपका ऑल्सो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? ये भी क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एटम पर नेट चार्ज देखोगे जीरो मिलेगा। जीरो मतलब क्या है? जितना प्लस है उतना क्या होता होगा? माइनस। ये बात कही जाती है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, बिल्कुल उतना ही क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। जितना निगेटिव रहता है उतना ही क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। इस वजह से हम कह सकते हैं एटम हमारा क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, जिसे हिंदी में बोले तो उदासीन होता है। ये पहला भाग है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो हमारे पास एटम होता है, वहां पर अगर देखें तो नाभिक सबसे छोटा होता है। न्यूक्लियस जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक है। और उसी जगह एटम की बात करें तो एटम तो बड़ा होता है, एटम थोड़ा सा बड़ा। हम बड़ा किसके कंपेयर में कर रहे हैं? न्यूक्लियस से। इन्होंने बताया न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, त्रिज्या जो होगी ना, वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होगी, ठीक है। और इनकी जो त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर की रेंज में होती है। अब आप खुद बताइए, काफी आप देखेंगे ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, लेकिन इसकी कंपेयर में तो ये तो ज्यादा है। तो बोल सकते हैं कि अगर एटम ये है तो नाभिक ये है, यानी एटम बड़ा है, नाभिक क्या है? छोटा है। ऐसा इनका कहना है सेकंड वाले में। तीसरी जो बात होती है, नाभिक की त्रिज्या बहुत छोटी और एटम की त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा होगी। ये मेरे कहने का मतलब है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि भाई साहब, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लोफरों की तरह तो नहीं कह सकते, आप बोल सकते इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? घूमता है। क्या करता है? घूमता है। और जब घूमेगा तो किसी न किसी रास्ते को फॉलो करेगा, और वो रास्ता इन्होंने बताया सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, मतलब वृत्तीय पथ पर घूमता है। कैसे घूमता है? वृत्तीय पथ पर घूमता है। अभी अमिताभ बच्चन थोड़ी है कि जिस रास्ते पे खड़े होंगे या जिस जगह खड़े होंगे रास्ता वहीं शुरू होगा। इनको एक रास्ता मिला है, ये नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये दुनिया किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। ये बात थी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का। इनके एटॉमिक मॉडल में आपको मैं बताऊं कुछ दिन तक चला, उसके बाद इनमें कमियां भी आई, और मैं कमी को ही केवल बता देता हूं। और इन कमी को दूर किया था नील्स बोर ने। कमी सबसे पहले ये आई भाई साहब, एक प्रिंसिपल उस टाइम बहुत फेमस था, एक प्रिंसिपल बहुत फेमस था। अब वो स्कूल का नहीं था, वो एक सिद्धांत था जिसे हम कहते थे वैद्युत गतिकी का सिद्धांत। यही चीज समझा देता हूं, इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं विद्युत गतिकी का सिद्धांत। ये कहता क्या था? कहता था जैसे कोई निगेटिव चार्ज है,
अगर इसके चारों तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज घूमेगा तो जो घूमेगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे ये जो रेडियस है वो भी कम होगा, रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। रेडियस कम होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये प्लस आपका माइनस के बहुत करीब चला जाएगा, मिल भी सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइनस के चारों तरफ प्लस ही घूमे तो ऐसा होगा, नहीं, ये प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर माइनस घूम रहा है तो जो घूमेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इस एनर्जी के कम होने से रेडियस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई साहब, जब आपके पास ऊर्जा ज्यादा होती है तो आप लंबा लंबा फलांग लेके चलते हो, लंबी लंबी दूरी लेके चलते हो, और जब वही ऊर्जा कम हो जाती है छोटी छोटी दूरी में आ जाते हैं, औकात में आ जाते हैं। बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है, एनर्जी घटी तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, घटेगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, तो इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भाई जब सेपरेट है तभी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, और जब मिल जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, इनका अस्तित्व वजूद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रिंसिपल बहुत पॉपुलर था। इसी प्रिंसिपल को देखते हुए कहा रदरफोर्ड साहब भी एक बात बताए हैं कि नाभिक को हम पॉजिटिव कहते हैं। कह रहा हूं इनके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नाभिक है। ये जो है इनके चारों तरफ कुछ रेडियस बना के घूम रहा है ऐसे, तो फिर से यही प्रिंसिपल लगाओ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बताइए, कम होगी। एनर्जी कम होगी तो रेडियस भी क्या होगा, कम होगा। एक समय ऐसा आएगा ये निगेटिव कहां आ जाएगा, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन कहां गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो ये दोनों एक दूसरे का अस्तित्व क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इन्हीं दोनों के मिलने से एटम बनता है, इन्हीं दोनों के मिलने से क्या बनता है, एटम। इन दोनों के मिलने से अस्तित्व खत्म होने का मतलब, स्टेबिलिटी खत्म होने का मतलब है कि एटम का अस्तित्व खत्म, जो वास्तव में कभी नहीं होता है। भाई अगर एटम गायब ही हो जाएगा, क्या अभी कैसा है, कभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि एटम गायब हो जाए? अगर ऐसा होता रहता भाई साहब तो दुनिया गायब हो जाती, एटम गायब होता, धीरे धीरे गायब हो जाता, फिर एटम से मिला मॉलिक्यूल गायब हो जाता, मॉलिक्यूल से मिला मटेरियल गायब हो जाता, मटेरियल से मिला पृथ्वी गायब हो जाती, पृथ्वी से मिला आपका पूरा पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह नक्षत्र मिले, ब्रह्मांड गायब हो जाता है, एक समय हम सब भी गायब हो जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गायब हुआ। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि निगेटिव और पॉजिटिव पहली बात मिलते ही नहीं होंगे, अब उसका अलग थ्योरी बनाई गई। लेकिन इस रूल को अपनाई, इनसे रदरफोर्ड से पूछा गया सर आपसे, तो आप ये थ्योरी तो ये कह रहे हैं निगेटिव घूमेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी धीरे धीरे कमजोर होंगे, कमजोर होने का मतलब रेडियस कम होगा, एक समय ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा, गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो अस्तित्व खत्म। लेकिन होता नहीं, क्यों आप बताइए? अस्तित्व इस प्रिंसिपल के हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए लेकिन नहीं होता। आप इसको बताइए आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये रदरफोर्ड का पहला फेलियर आया था कि एटम की अस्तित्व को नहीं बता पाए, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए। दूसरा सबसे कमाल का बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई जानकारी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं देता। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इन सारी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। हाँ, इनमें जो कमियां हैं उनको थोड़ा सुधारा गया, और उसको जो सुधारा गया साइंटिस्ट बोर ने सुधारा, और उनके मॉडल को हम बोर्स मॉडल कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, ये आपका मैं सिलेबस कंप्लीट कर देता हूं, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। आज की ये लास्ट क्लास है, हो सकता है लेंदी हो जाए लेकिन आप अच्छे समझिएगा। क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल। मैं आपको सबसे पहले तो यही कह दूं कि जो नील्स बोर है ना भाई, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एकदम जान लीजिए पढ़ डाला था, एकदम समझ लिया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एकदम समझा था, एकदम इसको समझ कर जो है तब जाके एटम के बारे में खूब अच्छे से बात बताई, जिसे बोर्स का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। पहली बात क्या थी जरा समझिए। पहली बात ये थी, अच्छे तक समझिएगा, दूर तक समझिएगा। एटम के दो पार्ट है, दो हिस्से हैं, वही चीज, एक न्यूक्लियर पार्ट जिसमें न्यूक्लियस रहता है, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट। फिर से वही मैं लिखूंगा, यहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और यहां इलेक्ट्रॉन रहता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये निगेटिव पार्ट होता है।
जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, तो फाइनली जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पहली बात तो आप कहेंगे वही थी जो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी की बात में चेंजिंग आया, उसने जो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इन्होंने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, लेकिन एक रूल से घूमता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन से घूमता है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा, नहीं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी क्लास में घूमे जरूरी नहीं है। जैसे ये नाभिक है प्लस वाला, कहे इसके चारों तरफ तो बहुत क्लासेस है, इनफाइनाइट नंबर में क्लासेस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी क्लास में, एक ही इलेक्ट्रॉन सब में घूमे ये नहीं जरूरी है। कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक फिक्स क्लास में क्या करेगा? घूमेगा। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सभी क्लासेस में नहीं घूमता, ऐसा आवारा नहीं है कि जहां मर्जी वहीं जाए लोफरगिरी करे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने रूल्स को फॉलो करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी में घूमता है जहां इसकी बस चलती है, जहां ये कंट्रोल में रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो एक फंडा बनाया गया इनके हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन सभी क्लासेस में नहीं घूमते। तो इनसे पूछा गया कहां घूमते हैं, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है जिसे कहा जाता है कोणीय संवेग। क्या बोला जाता है? कोणीय संवेग, जिसे जे से दिखाया जाता है या एल से दिखाया जाता है, जो होता है mvr। क्या होता है? ये संवेग होता है, r से मल्टीप्लाई त्रिज्या से करोगे तो कोणीय संवेग आ जाएगा। कहे कि वो h/2 पाई का, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h/2 पाई का n गुणज होना चाहिए, n गुणज होना चाहिए। अब n मतलब क्या है? n एक नंबर है जो पॉजिटिव होगा, इंटीजर नंबर होगा, जीरो तो कभी नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का है, कह सकते हैं सेकंड वाली बात ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन पहली बार सभी क्लास में नहीं घूमता है। तो इनसे पूछा किस क्लास में घूमता है, तो जवाब आया इलेक्ट्रॉन स्पेशल क्लास में घूमता है। कौन सा स्पेशल क्लास घूमेगा? इलेक्ट्रॉन उन्हीं क्लास में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का n गुणज होगा, n मल्टीपल होगा। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इनका भी कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर मैं n बराबर 1 कर देता हूं, 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक, क्योंकि -0 कभी नहीं होगा n बराबर जैसे मान लो 1 है, तो समझो j बराबर आ जाएगा 1 h/2 पाई। मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम h बाई क्या आता होगा? 2 पाई आएगा, वो पहली क्लास में घूमेंगे। जिनका 2h/2 पाई आएगा वो दूसरी क्लास में, जिनका 3h/2 पाई आएगा तीसरी क्लास में, जिनका 4h/2 पाई आएगा चौथी क्लास में। आई बात समझ में? तो इस तरह से इन्होंने रूल बनाया कि इलेक्ट्रॉन सभी क्लास में नहीं घूमता है, ये स्पेशल क्लास में घूमता है। और उस स्पेशल क्लास की कंडीशन क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? nh/2 पाई होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात इन्होंने और जोड़ दिया कि जब कभी भी ऐसी क्लास में घूमेगा तो एनर्जी को ना तो लेगा और ना एनर्जी को देगा। मतलब एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमेगा। और ऐसी क्लासेस को स्टेबल क्लास नाम दिया गया, अस्थाई कक्ष नाम दिया गया, या अनुमेय कक्ष नाम दिया गया। मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में घूमता है तो वहां पर आप बोल सकते हैं कि एनर्जी फिक्स रहती है, क्योंकि वो उस कक्ष में घूमने के लिए परमिशन तभी मिला हुआ है जब वो उस कक्ष के योग्य है। अब योग्यता देने की एबिलिटी क्या है बताइए? योग्यता देने की कंडीशन है कि एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई होना चाहिए। दूसरी बात थी। तीसरी बात इन्होंने कहा ऐसा है, तो इसका मतलब अगर ये पहली क्लास है और ये मान लीजिए दूसरी क्लास है, ऐसे मान लीजिए तीसरी क्लास है, कहे इसमें एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इसमें में भी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। इसमें में भी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। तो इनके मन में आया क्या इन तीनों इलेक्ट्रॉन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये पहली क्लास का है, दूसरी क्लास का है, तीसरी क्लास का, क्या सबकी एनर्जी अपनी अपनी क्लास में तो फिक्स होगी, लेकिन अलग अलग क्लास में देखेंगे तो अलग अलग होगी। और ये पाया गया कि एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है इनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। मतलब ये है कि इस क्लास की एनर्जी फिक्स रहेगी,
इस क्लास की एनर्जी फिक्स रहेगी, इनकी फिक्स रहेगी, लेकिन अलग अलग क्लास के इलेक्ट्रॉनों का कंपेयर करोगे तो अलग अलग रहेगी। बात समझे कि नहीं समझे? अब आप इनको भी अच्छे से समझिए। जैसे होता नहीं है, बहुत से लोग होते हैं, आप सब में ही होते हैं, 10 आदमी बैठे हो, किसी की ताकत ज्यादा है, किसी की क्या है, कम है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कितना भी कुछ हो, कितना भी कुछ हो, क्लास ले रहा हूं, आप शांति से बैठे हैं, सब एक जैसे एनर्जी शो कर रहे हैं, फिक्स है, एक क्लास वाले। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, मैं समझाऊंगा इसमें, काफी छोटे समय में, कम समय हमको बताना है। ये चीज समझ में आ गया आपको? तीसरी बात इन्होंने कहा कि अपने आप तो इस तरह से रहेगा, लेकिन हम सब भी कम बदमाश थोड़ी हैं, हम भी चाहेंगे ऐसा एक काम करो, बाहर से एनर्जी दो, एनर्जी दोगे तो कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो ये कूद जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा, और एनर्जी बढ़ा दोगे तो ये कूद जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा। तो इनका एक थर्ड कॉन्सेप्ट आया कि भाई अगर आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी क्या करते हैं? देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन आपका कम एनर्जी स्तर में है, लो एनर्जी लेवल में है, वो कूद जाता है कहां पर? हाई एनर्जी लेवल में। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बना, हम ऐसे अगर एनर्जी देते 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 चले जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन एटम से निकल सकता है? जी हां, आप एनर्जी ऐसे लगातार देते चले जाइएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा, आप इतना एनर्जी दे गए होंगे कि एटम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और जब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एटम नहीं बनेगा, वो आयन कहलाएगा। आगे का कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैं उसको बताऊंगा। तो ये इन्होंने तीसरी बात बताया भाई, क्या कि जब मैं एनर्जी देता हूं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और अपनी कक्ष को, वो औकात में नहीं, वो जोश में आ जाता है, ठीक है, जैसे वो जोश में आ जाता है, उड़ने लगता है, वो अपना घर अपनों को छोड़ देता है और उड़कर हाई सोसाइटी में जाता है, उच्च स्तर में जाता है, ठीक है। अब और भी ज्यादा एनर्जी पाता चला गया तो उच्च से उच्च, उच्च से उच्च ऐसा चला जाएगा, बहुत एनर्जी पा गया, निकल भी सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम आपको मैं एक बात बता रहा हूं, चौथी बात इन्होंने कहा कि ऐसा है कि एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन हाई सोसाइटी में तो गया, लेकिन बहुत देर तक ठहरता नहीं है, बहुत देर तक ठहरता नहीं। ये तो निकालने वाली बात अलग बताया था मैंने, उसको छोड़िए, बहुत देर तक ठहरता नहीं है। 10⁻⁻6 सेकेंड, सही तरीके से एको सेकेंड नहीं, 10⁻⁻4 सेकेंड या 10⁻⁸ सेकेंड। सोचो इतने कम समय में थोड़ी देर रुकता है और फिर अपनी औकात में आते, नीचे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो नीचे है, एनर्जी लेके वो ऊपर जंप कर जाता है, ये लोअर है और ये क्या है? हायर है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके नीचे से कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ये जोशा गए, इनको एनर्जी मिली कहीं से, ताकत सपोर्ट मिला, ये जोश में आए और कूद गए यहां पे, लेकिन ज्यादा देर तक थोड़ी टिकेंगे, इतने समय तक रुकेंगे, वेट करेंगे, और एनर्जी मिलेगी तो और ऊपर जाएंगे, अगर नहीं मिले तो तुरंत नीचे भी लौट आएंगे। बात समझ पाए? तो जब नीचे लौट आएंगे ना, तो जो लेके गए थे ना वही कहेंगे लो अपना तुम अपने पास रखो, मुझे अपनों के पास लौटना है। तो अब वही बात होगी, अब घर लौट चले। तो यहां पर आप बोलेंगे ये हाई से क्या होगा? लो में भी वापस आएगा, क्योंकि हाई में ज्यादा देर तक रहेगा नहीं। लेकिन एक फर्क है, लो से जब हाई गया तो एनर्जी उसने लिया था, एनर्जी को उसने लिया था, लेकिन जब हाई से लो आएगा तो एनर्जी दे देगा, वापस कर देगा जितना लिया था। बात समझ पाए? ये चौथी बात बोर्स ने बताई थी कि भाई एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन जोश में आता है, वो अपनों को छोड़ता है, लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता, हाई सोसाइटी में जाता है, उसको गुरूर आ जाता है। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर सपोर्ट बार बार नहीं मिलता रहा तो हायर में ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, बहुत कम समय तक रहता है, नहीं तो फिर से वो अपनों में लौट आता है। जाते समय ऊर्जा पाता है और आते समय ऊर्जा दे देता है, क्योंकि जैसे होता नहीं है कि आप कमाने गए, अब छोड़िए कहानी नहीं बताऊंगा, ये बात समझ में। और अगली बात कह सकते हैं, अगर मैं एनर्जी सपोर्ट ऐसे देता चला जाऊंगा, वो ऊपर 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 हाई सोसाइटी चला जाएगा,
एक समय ऐसा भी आएगा वो एटम से निकल जाएगा, एटम से जुदा हो जाएगा, और जब एटम से हट जाएगा तो आयन बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी कहानी होती है, आप इनको अच्छे से समझिएगा। ये चौथी बात आपको मैंने बताया, ये जो भी बात मैंने बताया ये बोर्स एटॉमिक मॉडल है। कैसा मॉडल है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं बता दूं, मेरी जितनी भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लासेस हैं, अगर आप सभी लोग अटेंड किए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बीटी बोर्ड में नहीं आएगा। हाँ, आप सभी लोगों को मैं लगे हाथ कुछ छोटी छोटी बात और बता देता हूं। जितनी भी चीजें हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लो, मेहनत के साथ पढ़िएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा।